हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 11 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था रूमी को एक स्पॉन्सरशिप मिलती है जो कि शोंगजुन के कंपनी के 244 का एक प्लान होता है रूमी को फंसाने का। लेकिन रूमी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिन लोगों के लिए वो फोटो शूट कर रही है वो लोग उसको एक स्टार बनाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा गलत तरीके का स्टार। लेकिन 244 की मस्ती तो देखो, इसको लग रहा था अगर ये अपना चेहरा बदल लेगा तो कोई इसको पहचान नहीं पाएगा, इसलिए 244 वैंगक के साथ मस्त करके रनिंग कर रहा होता है। बट वैंगक ऑन द स्पॉट ही उसको धप्पा कर लेता है और कहता है, हरामजादे, अगर तूने रूमी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आज की वीडियो यहीं से शुरू होती है। 244 धप्पा होके काफी ज्यादा हैरान होता है। वैंगक उसको कहता है, मैं ये जान के हैरान था कि तू अपनी आवाज को इतना ज्यादा बदल सकता है। हम जब भाग रहे थे तो तेरी सांस फूलते वक्त मुझे तेरी असली आवाज सुनाई दे गई थी, इसलिए मैंने तुझे पहचान लिया। साथ में तेरे ये गोभी जैसे कान, इनसे भी मुझे तेरे ऊपर शक हुआ। आखिर साले असल में तू है कौन? तेरे वो सारे टैटूज भी नकली है और तू पूरा का पूरा खुद नकली है। और ऊपर से यूट्यूब तो तेरा असली काम है ही नहीं। जब मैं एक्सजे कंपनी में था तब भी मुझे शोंगजुन के साथ तेरा रिश्ता काफी ज्यादा अजीब लगा। या शोंगजुन सच में सिर्फ तेरा बॉस है या फिर बात इससे कुछ अलग है? 244 पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन अचानक से एक स्माइल के साथ कहता है, इन सब बातों से तेरा कोई मतलब नहीं। अगर मैं तेरी जगह होता तो इससे ज्यादा जानने की कोशिश ना करता। तू अभी काफी ज्यादा जवान है, लेकिन कुछ बातें होती है जो सिर्फ बड़े लोगों को ही पता होनी चाहिए। मुझे सच में तेरी चिंता है, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ। इसने जो वैंगक का कॉलर पकड़ रखा होता है, वैंगक वो हाथ वहाँ से हटाता है और कहता है, क्या होगा अगर मैं कहूँ मैं तेरे बारे में इससे भी ज्यादा जानता हूँ। मुझे पता है तू क्या बिजनेस चलाता है। जब मैं एक्सजे कंपनी में था तो हमें किसी का मैसेज आया था जो बोल रहा था उसके पास तेरे काले कारनामे हैं। लेकिन जब मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो मेरा कांटेक्ट उनसे टूट गया। मुझे बताया गया वो जो कोई भी था वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया। 244, जिस स्टूडियो में मैं काम करता हूँ वही तेरे काले बिजनेस का अड्डा है ना? देख, मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या करता है। मैं बस तुझे इतना बताना चाहता हूँ, अगर तूने रूमी को कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन 244 बहुत ही आराम से वैंगक का कंधा पकड़ के उसको नीचे झुका देता है और कहता है, अरे वाह, तू तो एक हीरो है। मुझे तेरा ये बचपना अच्छा लगा। तू चाहता है मैं उस लड़की को कुछ ना करूं, लेकिन तू सच में बहुत ज्यादा बेशर्म है। क्या तुझे याद नहीं तूने खुद उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करी थी? लेकिन अब तो उसी लड़की को बचाना चाहता है क्योंकि तू उसको पसंद करता है। तुझे नहीं लगता रूमी को ये बात जान के बहुत बुरा लगेगा? वैंगक अपने मन में कहता है, इसने मुझे एक ही हाथ से कैसे झुका दिया, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? बट 244 अब भी बोल रहा होता है, वैंगक, उसके लिए तेरे अंदर जो भी फीलिंग है उसको साइड में रख, क्योंकि हम दोनों को बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तू चुपचाप से अपना काम कर और मुझे अपना करने दे। तुझे एक छोटी सी एडवाइस और दे देता हूँ, स्टूडियो में जो बंदे मेरे लिए वहाँ पे काम करते हैं उनके सामने थोड़ा सर झुका के रहा कर, क्योंकि उन्हें जेल से वापस सोसाइटी में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये क्या के 244 वैंगक को छोड़ देता है। इसके अगले सीन में वैंगक चुपचाप से रूमी की फोटो देख रहा होता है अपने कैमरे में, लेकिन उसकी पगली बहन ये देख लेती है कि ये रूमी की फोटो देख रहा है, इसलिए चिल्ला के कहती है, तू उसकी फोटो क्यों देख रहा है? क्या तुझे उससे बदला लेना है? इसलिए ये पगली तो मान बैठी है कि रूमी के साथ वैंगक कुछ बुरा करना चाहता है, लेकिन वैंगक इसको कहता है तू सोने चली जा। लेकिन पगली गेम खेलते हुए कहती है, मैं सोने नहीं जा रही हूँ, मुझे बीस्ट क्रॉसिंग खेलना है। आखिर साला मैं गेम में इस जगह को लूट क्यों नहीं पा रही हूँ? अगर लूट मार ही नहीं होगी तो इस गेम का फायदा क्या है? अब ये साला रकून कहाँ से आया, इसको तो मैं बताती हूँ। लेकिन अपनी इन बचकानी हरकतों के साथ सीरियस होकर ये वैंगक को कहती है, तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। हमने उसके साथ गलत करा था, वो हमारी विक्टिम है, उसे हमारे बारे में सोच के भी परेशानी होती होगी। इसलिए वैंगक सोच लेता है अब अपनी वजह से रूमी को वो और परेशान नहीं होने देगा और कोशिश करेगा रूमी को अपने मन से निकालने की। इसके अगले दिन वैंगक स्टूडियो में जम के काम करता है, लेकिन रूमी का फोटोग्राफर डोंगश्योक जो ये सब कुछ देख रहा होता है उसके साथ का बंदा उसको कहता है, हम रूमी को जल्दी ही शूट करने वाले हैं, क्या हम वैंगक को घर भेज दें? लेकिन डोंगश्योक के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो वैंगक को अपने पास बुलाता है और सुट्टा मारते हुए स्टाइल में कहता है, तू बहुत ज्यादा मेहनती है बच्चे, इसलिए तू मुझे पसंद है। तुझे पता है मैंने तुझे हमारे साथ काम करने क्यों दिया? क्योंकि जो लोग पहले जेल में रह चुके हैं उनके साथ काम करना आसान होता है। तुझे देख के मुझे अपनी याद आती है जैसा मैं पहले हुआ करता था। ये वैंगक के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है, उसे एक सिगरेट भी ऑफर करता है और क्योंकि इसने प्यार से दी है तो वैंगक ले भी लेता है। मोटा दोबारा कहता है, जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे पता चल जाता है तूने किन किन चीजों का सामना करा है। तेरी जिंदगी काफी दिक्कतों से भरी थी, तुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था इस जगह के अलावा, क्योंकि दूसरे लोग तुझे काम देंगे ही नहीं तेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। हाँ, आपने सही कहा। हाँ, मुझे लगता है इसी को लोग किस्मत कहते हैं। तो बता वैंगक,
क्या तू चाहता है और ज्यादा पैसा कमाना? इससे आपका क्या मतलब है? देख, मैं ये सीक्रेट ऐसे ही किसी को नहीं बता देता, लेकिन मैं ये तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी नजर तेरे ऊपर काफी पहले से थी और मैंने इसके बारे में काफी सोचा। तुझे पता होना चाहिए ये दुनिया कितनी बुरी है, क्योंकि तू जेल में रह के आया है। इसलिए इस दुनिया में अगर हमें थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना है तो कभी कभी हमें रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। हाँ, आप सही बोल रहे हो। तो ठीक है, बात ऐसी है कि हम एक दूसरे तरीके का भी काम करते हैं। अगर मैं तुझे जैसा बोलूंगा तू वैसा करेगा तो तुझे एक काम करने के 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। वैसे भी तुझे अपनी बहन के लिए पैसे कमाने हैं, है ना? हाँ, अगर आप मुझे ये काम करने दोगे तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो ये काम क्या है? इतने में ही रूमी यहाँ पे आती है, सबको हाय कहती है और रूमी को कहा जाता है तुम चेंजिंग रूम में वेट करो, हम आज की ड्रेस तुम्हें जल्दी भेजते हैं। यानी कि जिस ड्रेस को पहन के आज उसे शूट करवाना है। वेंगक ये देख के कहता है मुझे नहीं पता था कि आज रूमी का शूट है, बट मोटा कहता है तो तुम ये काम करोगे, है ना? जाओ, जाके उसको उसके कपड़े दे दो, आज के शूट में उसे ये पहनना है। मोटा वेंगक को छोटी सी ड्रेस देता है जो उसे रूमी को देनी है। उसको देख के वेंगक हैरान हो जाता है क्योंकि ये ड्रेस सच में बहुत छोटी है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बात सिर्फ ड्रेस की नहीं है, बात इससे भी ज्यादा गहरी है। वेंगक हैरान होकर कहता है क्या रूमी ये पहनने के लिए मान गई? क्या उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं? ये ड्रेस तो हमने उसके लिए चुनी है। क्या उसे नहीं पता? आखिर इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पे उसकी किस तरीके की वीडियो शूट करने वाले हैं? वेंगक, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अगर हम ये सब ना करते तो ये अडल्ट वीडियोस होती ही ना। तुम्हारी हैरानी देख के लगता है मुझे बिना चेतावनी के तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा हैरान हो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था पहले जब मैंने सुना था हम ऐसी वीडियोस बनाने वाले हैं, वो भी कोरिया में। लेकिन ये सच है, हम उन्हें यहाँ पे शूट कर रहे हैं। हम मॉडल्स को अपने जाल में फंसाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हम उनका नॉर्मल सा शूट करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद हम उनसे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी ऐसे काम नहीं करता। मैं तो बस वो इंसान हूँ जो वीडियो बनाता है। सारा बिजनेस तो बॉस संभालते हैं। जब इंटरनेट की बात आती है तो उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। उनके पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं। तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है। और चिंता मत करो, अगर हमारी रिपोर्ट कोई पुलिस में कर भी देता है तो हमारे क्लाइंट्स की पहचान काफी ऊपर तक है। लगता है मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, लेकिन क्योंकि अब तुम्हें ये सब कुछ पता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से रहना पड़ेगा। अगर तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए और ये जानकारी किसी और को बता दी तो फिर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। शायद शुरू में तुम्हें यह काम अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब तुम इसे करते रहोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी। वेंगक, हम जैसे लोगों के लिए काफी अच्छा मौका होता है। जाओ, अब जाके रूमी को वो कपड़े दे दो। इसके बाद वेंगक रूमी के पास चेंजिंग रूम में जाता है। रूमी उसको देख के हैरान होती है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ डोंगशॉक बाहर सामान वगैरह चेक कर रहा होता है और डोंगशॉक के साथ के बंदे उसको बोल रहे होते हैं आज तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज हम काफी कम उम्र की लड़की को शूट करने वाले हैं। लेकिन डोंगशॉक को बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा होता। उसके हाथ में एक टमाटर होता है, मुंह से लार टपक रही होती है और कहता है क्या अजीब लग रहा होगा? सच में मैं इस काम के लिए सही इंसान नहीं हूँ। मतलब मोटा सिर्फ कैमरा नहीं संभालना चाह रहा था, कुछ और भी करना चाह रहा था। लेकिन चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है ये साले मुझसे हेंटाई एक्सप्लेन करवा के मानेंगे। हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं। खैर वेंगक चेंजिंग रूम से बाहर आ चुका होता है। मोटर उसके साथ के पूछते हैं क्या तुमने उसको वो कपड़े दे दिए? क्या वो कपड़े पहन रही है या तुमने खुद उसे पहनाए हैं? बट वेंगक थोड़ा सा सीरियस होकर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है बॉस ये सही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो सीन जब वेंगक रूमी के पास गया था और उसको मोबाइल और ईयरफोन देके कहता है तुम यहाँ पे चुपचाप से गाने सुनो। लेकिन रूमी कहती है तुम तो शायद मुझे यहाँ पे कोई कपड़े देने आए थे ना जो तुम्हें बोला गया होगा। बट वेंगक खुद रूमी के कान में ईयरफोन लगा के कहता है ये एक गाना है जो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ तुम 5 मिनट तक इसको सुनो। नहीं, 10 मिनट सही रहेगा। रूमी को समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो मान लेती है। इसके अगले सीन में वेंगक बाहर मोटे को आके मना कर देता है, वो ये काम नहीं करेगा। मोटा गुस्से में कहता है तू ये क्या बोल रहा है? अगर बॉस को पता गया तो किसी भी तरीके से हमारे रास्ते में आ रहा है तो तेरी वाट लग जाएगी। मैं तुझे इसलिए बोल रहा हूँ वेंगक क्योंकि मुझे तेरी परवाह है। अगर तू ये काम नहीं कर सकता तो मैं तुझे अब भी बोल रहा हूँ तू चला जा चुपचाप से। लगता है तो किसी बहुत बड़े लफड़े में पड़ने की सोच रहा है। लेकिन वेंगक ने वो ड्रेस जला दी होती है जो उसको रूमी को देनी होती है और कहता है मुझे पता है साले तू एक गैंगस्टर है और अपने लोगों की रक्षा करने में मैं कभी पछताऊंगा नहीं। आजा। अब तक ईयरफोन्स में गाने बजना स्टार्ट हो चुका होगा। दूसरी तरफ बोमी को समझ नहीं आ रहा होता आखिर वेंगक ने उसको गाने सुनने के लिए क्यों बोल दिया। बट गाना अच्छा होता है इसलिए वो सुन रही होती है और वेंगक डोंगशॉक के सारे छपरियों को मारना स्टार्ट कर देता है। एक के मुंह पे मुक्का पड़ता है, दूसरे के पेट में, एक की ठुड्डी में अपर कट। इसी तरीके से वेंगक अकेले ही काफी सारे बंदों को जमीन में गिरा चुका होता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि रूमी को ये पता ना भी चले कि उसने रूमी को बचाया है। खैर डोंगशॉक अपने जब काफी सारे बंदों को ऐसे जमीन में पड़ा देखता है तो वो सामने आ जाता है और कहता है तो तू मार भी सकता है,
क्या तूने मुझे कहा था कि तू चोंगुई टीम में था? वैंगक कोई जवाब नहीं देता और भागता हुआ डोंगशॉक के एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर डोंगशॉक उसको डॉज करके वैंगक के ही साइड में एक मुक्का बजा के कहता है, तुझे लगता है जो तू कर रहा है इससे लोग तेरा शुक्रिया करेंगे? तुझे पता है ना ये दुनिया कैसी है? जो लोग अच्छे होते हैं सबसे पहले बुरा उन्हीं के साथ होता है। ये मुक्का वैंगक के काफी बढ़िया पड़ा होता है और वो ये जान के हैरान होता है इस मोटे को बॉक्सिंग आती है, वो भी इतनी अच्छी। बट ये मोटा कोई ऐसा वैसा मोटा नहीं, ये वैंगक को कहता है, किसी ऐसे से मिलके जो चोंगुई बॉक्सिंग टीम में था उससे मिलके अच्छा लगा। दरअसल जेल में जिस टीम में रह के वैंगक ने बॉक्सिंग करी थी उसी टीम में रह के इसने भी करी थी, लेकिन वैंगक से काफी टाइम पहले। चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं जुवेनाइल प्रिजन का, जिस वक्त वैंगक वहाँ पे था। यहाँ पे वैंगक बॉक्सिंग में अपनी पहली ट्रॉफी जीतता है। उसका कोच इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो काफी टाइम बाद एक ट्रॉफी को हाथ में पकड़ रहा है, लेकिन क्योंकि इस जगह पे पहले से काफी सारी पुरानी ट्रॉफीज रखी हुई थी इसलिए वैंगक को ऐसा लगा था जैसे यहाँ पे लोग ट्रॉफीज जीतते रहते हैं। बट उसका कोच उसको बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जितनी भी ट्रॉफीज है ये काफी सारे लोगों ने नहीं बल्कि एक बंदे ने जीती है अकेले। ये सुन के वैंगक हैरान होता है। उसका कोच कहता है, वैंगक तुम जानते हो मैं तुम्हें टफ गाय क्यों कहता हूँ? मैं तुम्हें एक प्रोडिजी क्यों नहीं कहता? क्योंकि इस जगह का पहले ही एक प्रोडिजी रह चुका है। वो बंदा यहाँ नहीं क्योंकि अब वो आजाद हो चुका है। मुझे नहीं पता वो बाहर की दुनिया में क्या कर रहा होगा, लेकिन वो सच में काफी कमाल का बॉक्सर है। शायद वो अपने टैलेंट को एज अ गैंगस्टर इस्तेमाल कर रहा होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना वैंगक, बाहर की दुनिया में एक बॉक्सर ऐसा है जिससे तुम्हें कभी नहीं उलझना, और वो है डोंगशॉक। लगता है इस कोच ने अब तक हमारे जैक ली को नहीं देखा है। खैर कोच उसी डोंगशॉक की बात कर रहा है जिससे प्रेजेंट मोमेंट में वैंगक लड़ रहा है। वैंगक इसके काफी सारे पंच मारता है लेकिन ये सारे डॉज कर देता है और एक हरामखोरियत वाली स्माइल के साथ कहता है, वैंगक जुवेनाइल प्रिजन के हेड कोच कैसे हैं? हमें बताया जाता है ये मोटा चोंगुई बॉक्सिंग टीम का एक ऐसा प्रोडिजी है जो दोबारा उसको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने 11 बार वहाँ पे अपने टाइटल की रक्षा करी है। इसका मतलब वहाँ का चैंपियन रहा है 11 बार। ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है और इसके मुक्के काफी ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि किसी के बॉडी के ऑर्गन्स तक को हिला के रख देते हैं जब मुक्के पड़ते हैं। इसलिए इस मोटे को कहा जाता है क्लासिक स्लगर। मैंने आपको पहले भी बताया था बॉक्सिंग में स्लगर्स वो होते हैं जो काफी तगड़ा हिट करते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं बॉक्सिंग में अगर स्लगर्स आउट बॉक्सर्स के साथ लड़ें तो स्लगर्स को नुकसान होता है, क्योंकि आउट बॉक्सर्स का फुटवर्क स्लगर्स से काफी ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन डोंगशॉक अलग है, एक स्लगर होने के बावजूद भी उसका फुटवर्क एक आउट बॉक्सर के जैसा है। ऊपर से जब वो अपनी भारी बॉडी के साथ इस फुर्ती का इस्तेमाल करता है तो होता है डिस्ट्रक्शन। अभी बिल्कुल वही होता है। मोटा जमीन में पैर जमा के वैंगक के पेट में खतरनाक सा मुक्का मार के उसको हवा में उठा देता है। वैंगक की हालत तो खराब हो जाती है लेकिन वो फटाक से पीछे हो जाता है। लेकिन मोटे का फुटवर्क भी काफी ज्यादा बढ़िया है, इसलिए वो चुटकी में उसके सामने पहुंच जाता है और वैंगक के मुंह पे पड़ता है एक मुक्का जिससे वो खून थूक देता है। वैंगक को जमीन में गिरा के मोटा स्टाइल से कहता है, माफ करना वैंगक, प्रिजन में तुम्हें कोई प्रोडिजी नहीं कहता था मेरी वजह से। तुझे पता है तेरे जैसे मैंने आउट बॉक्सर्स जितने मारे हैं उससे तो जेल का बरामदा 3 बार भर सकता है। तू अपने पैरों से बॉक्सिंग नहीं करता, तू अपने टैलेंट से बॉक्सिंग करता है। वैंगक जमीन में पड़े पड़े कहता है, मुझे पता है जिस बॉक्सर का फुटवर्क काफी ज्यादा फास्ट होता है तेरी तरह, उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? वो कोई बहुत जाना माना प्रेशर पॉइंट नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है जिससे बहुत दर्द हो सकता है। ये बात बोलते हुए वैंगक को याद आ रहा होता है हॉबिन ने जिस तरीके से वैंगक को उसके पैर पे मारा था, क्योंकि वही वो प्रेशर पॉइंट है जिससे एक बॉक्सर ठीक से हिल नहीं सकता। और यही सेम चीज अभी वैंगक इस मोटे के साथ कर देता है, अपनी कोहनी इसके पैर पे बजा के। ये देख के डोंगशॉक के साथ के बंदे हैरान होते हैं और वैंगक उठ के मोटे को कहता है, तुझे पता है कोच मुझे टफ गाय क्यों कहते थे, प्रोडिजी क्यों नहीं कहते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे तो मुझे कितनी बार भी मारने की कोशिश कर ले, मैं हर बार वापस खड़ा हो जाऊंगा। कुल मिला के वैंगक का जो बॉक्सिंग स्टाइल है वो उसके सरवाइव करने के लिए है। मोटा भी अपना पैर पकड़ के वैंगक को गाली दे रहा होता है और गुस्से में उसको बोलने वाला होता है, अब तू मेरे हाथ से मरा। पर इतने में ही यहाँ पे आ जाता है 244 और वैंगक को कहता है, वैंगक तूने ये क्यों करा? तुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने तुझे कहा था हम दोनों को अपने काम पे फोकस करना चाहिए बस, लेकिन तूने अपनी हदें पार कर दी। आजकल साला हर कोई अपनी हदें पार क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ रूमी चेंजिंग रूम में काफी बार वो गाना सुन चुकी होती है जो वैंगक ने उसको कहा था। हालांकि उसको अब भी समझ नहीं आया कि उसने वैंगक की बात क्यों मानी, लेकिन फिर भी अब वो बाहर निकलती है। लेकिन बाहर पे वैंगक भी नहीं होता और बाकी के लोग भी नहीं होते। रूमी सोचती है कहीं उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको देखने से लग तो नहीं रहा ऐसा कि उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है। ऊपर से वैंगक अपना मोबाइल भी रूमी के पास ही छोड़ गया है, जिस वजह से वो कॉल भी नहीं कर सकती वैंगक को। लेकिन जहाँ
रूमी और वैंगक थोड़े खतरे में हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉबिन अय्याशियां कर रहा होता है, बोमी के साथ उससे बातें कर रहा होता है। ये दोनों अपना मस्त घूम रहे होते हैं और बोमी कहती है चलो अब कुछ मीठा खाने चलते हैं। इतने में इनके सामने एक जगह आती है जो इंटरनेट में काफी ज्यादा वायरल है। इसके बारे में इंटरनेट में लोग काफी ज्यादा बातें करते हैं, इसलिए ये दोनों सोचते हैं चलो क्यों ना यहीं चला जाए। बोमी भी मान जाती है, उसको लगता है यहाँ पे खाने के लिए काफी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। इसके बाद ये इस जगह की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, बोमी आगे और हॉबिन पीछे। हॉबिन बोल ही रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये जगह इतनी फेमस क्यों है और बोमी को भी नहीं पता होता, पर हॉबिन पीछे से बोमी को देख रहा होता है। पर उसे एहसास होता है उसे ऐसे घूरना नहीं चाहिए, इसलिए अपने ही रैपट मार देता है। बोमी उससे पूछती है ये आवाज कैसी? हॉबिन कहता है कुछ नहीं, बस मेरे होश में आने की आवाज है। और यहीं से हॉबिन सीखता है अगर कोई लड़का लड़की सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं तो लड़के को आगे रहना चाहिए। इसके बाद इन दोनों को यहाँ का एक स्टाफ का बंदा मिलता है जो इनको कहता है मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए कमरा दे सकता हूँ यहाँ पे, और स्नैक्स और ड्रिंक्स तुम्हें यहीं पे मिल जाएंगे। हॉबिन ये जानने के लिए एक्साइटेड होता है आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो ये इतनी ज्यादा फेमस है, यहाँ पे लोग काफी ज्यादा आते हैं। और ऐसी जगह पे यहाँ पे कहा जाता है रूम कैफे, लेकिन इंडिया में ऐसी जगह को कहा जाता है ओयो रूम्स। अभी हमें ये कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीवी रखी है, लेटने के लिए एक गद्दा है और काफी सारे पिलोज हैं, और बीच में रखा है टिश्यू पेपर का रोल। हॉबिन के मन में तो ये भी नहीं आया कि ये टिश्यू क्या साफ करने के लिए रखा है। खैर अंदर आते ही दोनों अपना कोट निकालते हैं क्योंकि ऑब्वियसली काफी ज्यादा गर्मी होगी, और बोमी कहती है मुझे अब समझ आया ये जगह इतनी ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबली बातें कर सकते हैं बैठ के। हॉबिन इस बात से एग्री करता है और कहता है हाँ देखो यहाँ पे तो टीवी भी है, हम टीवी भी देख सकते हैं। साथ ही में उसे दीवार से कुछ आवाजें भी आ रही होती है, इसलिए ये भोला मानुष समझता है यहाँ की दीवारें बोलती भी हैं। इसलिए बेचारा बोमी को कहता है देखो यहाँ की दीवारें बातें करती हैं। बोमी को भी ऐसी जगहों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो कहती है आखिर दीवार क्या बात कर रही है। और जैसे ही हॉबिन वो दीवार की बातें ध्यान से सुनता है वहाँ से आवाजें आ रही होती हैं, मुझे टच करो ना, कम ऑन प्लीज। मतलब कि दीवार के दूसरी तरफ अलग ही तरीके का प्रोग्राम चल रहा होता है। ये पूरी जगह चुम्मा चाटी और चाटने वाटने की आवाजों से गूंज रही होती है। बोमी को लगता है लोग कुछ खा रहे पी रहे होंगे, इसलिए वो भी स्नैक लेने चली जाती है। लेकिन हॉबिन इतना भी भोला नहीं, अब तक वो सारा खेल समझ चुका है, इसलिए अपने बाल पकड़ के खुद से कहता है शिट, मैं एक नंबर का गधा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता मैं बोमी को ऐसी जगह पे लेके आ गया हूँ। लेकिन एक सेकंड, शायद मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं, शायद बोमी को पता था ये जगह कैसी है पहले से। लेकिन बोमी जब स्नैक्स लेके वापस आती है तो उसे भी एहसास हो चुका है ये जगह कैसी है, इसलिए बेचारी कांपते हुए सारे स्नैक्स गिरा देती है। और हॉबिन को पता चलता है इसको भी कुछ नहीं पता था। अब दोनों चुम्मा चाटियों की आवाज में चुपचाप से बैठे रहते हैं। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हॉबिन कहता है ये रूम कैफे सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। साथ ही में अपने मन में कहता है क्या मुझे बोमी को बोल देना चाहिए हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन उसके बालों की शैम्पू की खुशबू काफी अच्छी आ रही है। बोमी को भी कुछ समझ नहीं आता, वो आसपास की आवाजें सुन के कहती है हाँ लगता है अगल बगल के लोग आइसक्रीम वगैरह कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या है। अब हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बोमी खुद यहाँ से चलने के लिए क्यों नहीं बोल रही। इससे पहले कि हॉबिन यहाँ से चलने के लिए बोलता, बोमी उससे कहती है वैसे हॉबिन तुमने उस दिन मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? तुम मुझसे बोल रहे थे कि आखिर मैं तुमसे बातें क्यों करती हूँ, तुमसे टच में क्यों रहती हूँ। अच्छा वो तो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे लगा तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो किसी तरीके का। हॉबिन ये बोल के काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, इसलिए अचानक से उठता है और कहता है बोमी चलो टीवी देखते हैं, असल में मैं तुमसे इसलिए ही मिला था ताकि हम दोनों साथ में टीवी देखें। बोमी भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है, इसलिए वो भी कहती है हाँ मैं भी टीवी देखना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इस पैनिकनेस में हॉबिन का बैलेंस बिगड़ता है और वो बोमी के ऊपर गिर जाता है, बट वो अपने हाथों की जान से खुद को पूरा गिरने से बचा देता है और कहता है कमाल है, मुझे यकीन नहीं होता आखिर मैं ऐसे कैसे गिर गया। बोमी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, मैं अपने यूट्यूब चैनल की कसम खा के कहता हूँ। बोमी हकलाते हुए कहती है हाँ मुझे पता है ऐसे फिसल जाते हैं कभी कभी। लेकिन बोमी मैं तो गिर गया था, लेकिन तुम हटी क्यों नहीं नीचे से? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही हूँ। ये सुन के हॉबिन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता अब वो क्या बोले, लेकिन बोमी के चेहरे में एक स्माइल होती है और अपने मन में कहती है तुम्हें अब भी याद नहीं आया मैं कौन हूँ? मैं 3 साल पहले हॉबिन से मिली थी। और आखिर ये 3 साल पहले वाला क्या चक्कर है, ये जानने के लिए हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे बोमी अपनी क्लास में बैठी होती है। उसकी कुछ दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि एक लड़के ने तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछा था और तुमने उन्हें मना कर दिया है ना, लेकिन आखिर तुमने उस लड़के को मना क्यों करा? बोमी जवाब देती है क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा इमेच्योर लगता है मुझे। पर इसकी दोस्तों को ये समझ नहीं आ रहा होता वो लड़का तो बोमी से बड़ा है तो वो इमेच्योर कैसे हो सकता है। इसलिए बोमी से पूछती है आखिर तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? बोमी जवाब देती है शायद मुझे कोई ऐसा लड़का पसंद आएगा जो बड़े लोगों की तरह रहता हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मैं खुद काफी बड़ी हो चुकी हूँ। कुल मिला के बोमी को ऐसे लड़के पसंद है जिनके अंदर बचपना ना हो और काफी मैच्योर हो। इसके बाद हम देखते हैं हैंगक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सीन, जहाँ के डायरेक्टर होते हैं जिन ह्योन चोई यानी
यानी कि बोमी के पापा। बोमी अभी हॉस्पिटल में चलते चलते अपने फादर से बात कर रही होती है और बताती है आज उसके पूरे दिन में क्या क्या हुआ और उसके स्कूल के बच्चे कितने ज्यादा इमेच्योर है। वो सच में बच्चे हैं, बड़े ही नहीं हुए। आखिर वो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हैं। बोमी के फादर उसकी बात तो सुन रहे होते हैं लेकिन अपने मन में कहते हैं मुझे खुशी है, मेरी बेटी एक अच्छी बच्ची है, लेकिन अभी वो काफी अजीब वक्त से गुजर रही है। बच्चों का जल्दी जल्दी बड़ा होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बच्चों को बच्चों की तरह रहना चाहिए। लेकिन बोमी अब भी बोल रही होती है आजकल के लड़का लड़की रिलेशनशिप में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा तो वो रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। बोमी के फादर को समझ नहीं आ रहा होता आखिर उनकी बच्ची इतनी जल्दी बच्चे से बड़ा क्यों बनना चाहती है, क्योंकि बच्चों को अपना बचपन पूरे बचपने में अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इसलिए बोमी के फादर बोमी को बोलने की कोशिश करते हुए कहते हैं बोमी, मैं चाहता हूँ तुम भी दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन एंजॉय किया करो। लेकिन ये सुनते ही बोमी सीरियस हो जाती है और कहती है डैड, मैंने आपको कहा ना मैं बच्ची नहीं हूँ, आखिर आप मुझे हमेशा ये क्यों कहते हो? क्या मैं आपको बच्ची लगती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ अभी? अरे बोमी माफ कर दो मुझे। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मुझे बच्चा कहते हो, आप बहुत बुरे हो। मैं जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। बोमी के फादर सोच रहे होते हैं मैं जब भी इसको ये बोलता हूँ तो ये मुझे बार बार सुना देती है। इतने में यहाँ पे एंट्री होती है हॉबिन की, जो अपनी एक उंगली नाक में डालता है और फिर वही उंगली बोमी के माथे में लगा देता है। बोमी को समझ नहीं आता आखिर ये क्या कर रहा है, बट हॉबिन कहता है मैं ये तेरे ऊपर लगा रहा हूँ, खुद को लकी समझ, मैंने लगभग तुझे ये खिला ही दिया था, चलो अब वक्त है मेरी नेक्स्ट डिलीवरी करने का। ये कहते हुए हॉबिन यहाँ से जाने लगता है और बोमी इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन उसके फादर ने उसे पकड़ रखा होता है और बोमी चिल्ला कर कहती है अबे ओए रुक जा, वही आजकल के साले ये बच्चे, ये साले बहुत इमेच्योर होते हैं, मैं कभी किसी का चेहरा नहीं बोलती। बट इसी पॉइंट में हमें फ्यूचर बोमी की वॉइस ओवर आती है। उस वक्त जब मैं बड़े लोगों की तरह मैच्योर बनना चाहती थी, तुम पहले से मैच्योर थे और इसी तरह से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। खैर हॉबिन के यहाँ से जाने के बाद हॉस्पिटल की नर्स बोमी के पास आके कहती है मैंने हॉबिन को ऐसा पहले करते हुए नहीं देखा, वो ऐसा नहीं करता नॉर्मली, उसके पास इस दुनिया में बस उसकी माँ है जो कुछ समय तक यहाँ हॉस्पिटल में थी लेकिन अब अपने घर चली गई है। उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा हॉबिन ने ही उठाया इतनी कम एज में। उस बच्चे में सच में काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। बोमी कहती है अगर ऐसी बात है तो उसे और ज्यादा तमीज से रहना चाहिए, आखिर उसमें इतनी अकड़ क्यों है। बोमी ठान लेती है वो हॉबिन से माफी मंगवा के रहेगी, इसलिए एक पूरे दिन वो उसका पीछा करने वाली है ताकि सही समय में उससे माफी मंगवा सके। सुबह के 9 बजे हॉबिन जब किसी के घर में खाना डिलीवर करने जाता है, बोमी वहाँ पे भी छुप के उसको देख रही होती है और हॉबिन जिसको खाना डिलीवर कर रहा है वो आंटी हॉबिन को कहती है जाते हुए मेरे घर का कूड़ा भी फेंक दियो, अगर नहीं फेंका तो तेरी कंपनी को तेरी कंप्लेन कर दूंगी। इसलिए हॉबिन को मजबूरी में ऑब्वियसली ये काम करना पड़ा होगा। इसके बाद दिन के 1 बजे हॉबिन काफी सारे बर्तन उठा के जा रहा होता है एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे काम कर रहा होता है एज अ पार्ट टाइमर। वहाँ का काम निपटाने के बाद एज अ पार्ट टाइमर रात के 9 बजे वो काफी सारे बर्तन धोता है और वहाँ पे भी बैकग्राउंड में उसकी कंपनी वाले लोग बात कर रहे होते हैं उस बच्चे को ग्लव्स क्यों दे रखे हैं बर्तन धोने के लिए, वो तो जवान है, वो तो हाथों से ही धो देगा। मतलब हॉबिन की लाइफ काफी ज्यादा टफ होती है और बोमी को मौका ही नहीं मिलता उसे कुछ कहने का, क्योंकि वो ब्रेक में आता ही नहीं। इसलिए बोमी खुद से कहती है एक बात तो माननी पड़ेगी, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। और अपने स्कूल में वो अपनी दोस्तों को भी बताती है वो जो लड़का है वो काफी ज्यादा मेहनत करता है, वो 12 पार्ट टाइम जॉब करता है और उसकी एज बिल्कुल हमारी जितनी है। बोमी की दोस्त ये सुन के हैरान हो जाती है कि बोमी ने एक लड़के का पूरे दिन भर पीछा करा और वो लड़का इतना ज्यादा मेहनती है, यानी कि बड़े लोगों की तरह। फिर बोमी की दोस्तों को याद आता है बोमी को भी तो ऐसे लड़के पसंद है जो बड़े लोगों की तरह रहते हैं। बट बोमी मन ही मन कहती है क्या मुझे उसके जैसे लड़के पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। इसके अगले दिन जब हॉबिन एक टैडी बनने की पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है तो कुछ देर के लिए थक के एक जगह पे बैठ जाता है और यही मौका होता है बोमी के पास उससे बात करने के लिए। इसलिए कहती है तो तुम्हें फाइनली ब्रेक मिल चुका है, अब जल्दी से मुझसे माफी मांगो। लेकिन 1 मिनट, तुम हो कौन? अरे हाँ, तुम तो वही लड़की हो ना जो अपने डैड से लड़ रही थी। तुम अपनी नाक साफ करने के लिए मुझसे माफी मांगो, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ और क्या कर रही थी। क्या तुम अब भी अपने डैड से नाराज हो? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें इससे क्या। तुम बाद में सच में इस चीज के लिए पछताने वाली हो। बाद में तुम्हें वो सारी चीजें याद आएंगी कि कैसे तुम अपने फादर से लड़ा करती थी छोटी छोटी बातों में, जैसे कि कैसे तुम उनके ऊपर चिल्लाया करती थी, कैसे खाने के बारे में बोलती थी कि खाना अच्छा नहीं है, कैसे तुम पैसे मांगने के लिए उनसे जिद करती थी और कैसे उनका कहना नहीं माना करती थी। इसलिए तुम्हें मैं कह रहा हूँ एक अच्छी बेटी बन के रहो, क्योंकि अभी तुम ऐसा कर सकती हो। सच में हॉबिन ने इस लड़की को एक तरीके का रियलिटी चेक दे दिया होता है, लेकिन अब भी इसको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए कहती है ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। क्या मैं तुम्हें सच में मैच्योर लगता हूँ? क्या मैं सच में ऐसा लगता हूँ जैसे बड़ा हो गया हूँ? लेकिन मैं बड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये तो होगा ही। एक बड़ा इंसान होना बहुत दुख भरा और काफी मुश्किल होता है, इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ किसी को भी बड़ा होने की जरूरत काश होती ही ना। मतलब सच में यार, लॉन्डे ने मन की बात कह दी मेरे। दुनिया में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं
कब वो जल्दी से बड़े हो जाएंगे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं छोटे ही ठीक थे। अब बड़े लोग तो छोटे नहीं हो सकते, लेकिन छोटों के पास वक्त है बड़ा होने के लिए, इसलिए ज्यादा जी मस्ती ना दिखाते हुए चुपचाप से एंजॉय कर लो अपनी एज, अगर कर सकते हो तो, क्योंकि कुछ लोग हॉबिन की तरह होते हैं जो कर भी नहीं सकते चाह के भी। खैर ये बात कह के हॉबिन टैडी वाला मास्क पहन के दोबारा से काम धंधे पे लग जाता है। अगले दिन बोमी जब हॉस्पिटल आती है तो देखती है हॉबिन भी यहीं पे है और बूढ़े लोगों को खाना खिला रहा है। हॉस्पिटल की नर्स एक बार फिर से हॉबिन की तारीफ करते हुए बोमी को कहती है, हॉबिन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है ना? वो जब भी यहाँ पे अपनी मदर के लिए दवाइयाँ लेने के लिए आता है वो ऐसे ही बूढ़े लोगों का ध्यान रखता है, लेकिन वो लगातार यहाँ नहीं आ पाता क्योंकि उसे काफी सारे काम करने पड़ते हैं। वो कहता है वो जैसे चाहे इनकी मदद करना चाहता है, बस कैसे भी। भले ही हॉबिन मुझसे काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं फिर भी उसकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। यहीं से बोमी ने अपना मन बना लिया होता है, अब उसे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो बड़ों की तरह एक्टिंग करते हैं, क्योंकि उसने सच में अपने उम्र की एक लड़के को इतना ज्यादा काम करते हुए देखा जितना शायद बड़े भी नहीं करते। बोमी को हॉबिन के लिए बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन खुद पे गुस्सा आ रहा होता है, और इसी पल से बोमी डिसाइड कर देती है उसे कोई ऐसा लड़का पसंद नहीं आएगा जो बड़े होने की एक्टिंग करता है, बल्कि वो किसी ऐसे को पसंद करेगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो बंदा फिर भी स्माइल करे। खैर ऐसे ही बोमी हॉस्पिटल में हॉबिन को देखती रहती है कभी कभी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे हॉबिन दिखाई नहीं देता। नर्स बताती है अब वो हॉस्पिटल नहीं आएगा क्योंकि उसकी मदर की रिकवरी अब घर में ही हो रही है। यहीं पे बोमी को रियलाइज होता है उसकी जिंदगी का पहला प्यार हॉबिन है, क्योंकि किसी के दूर जाने के बाद ही हमें उसकी असली अहमियत पता चलती है, ना कि तब जब हम उसे रोज देख रहे हैं। वैसे रेयर केस हर जगह होता है, कुछ लोग रोज देख के भी अहमियत पता लगा लेते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं 3 साल बाद का सीन। अब बोमी पे उसके पुराने कपड़े छोटे आने लगे हैं और वो 18 साल की हो चुकी है, और इन 3 सालों में उसने हॉबिन को कभी नहीं देखा, लेकिन वो हॉबिन को अब भी नहीं भूली, बस अपने मन में सोच रही होती है शायद ये 3 साल काफी होंगे हॉबिन को भुलाने के लिए। लेकिन जब एक दिन स्कूल से अपने घर जा रही होती है तो देखती है हॉबिन को एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ। हॉबिन आज भी वहाँ पे बूढ़े लोगों से काफी हंस के बात कर रहा होता है। ये देख के बोमी भी एक स्माइल के साथ अपने मन में कहती है ये आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और इसके बाद से ही बोमी अपने फादर को जबरदस्ती कहती है उसे भी पार्ट टाइम जॉब करनी है, और यहीं पे पार्ट टाइम जॉब करने आ जाती है जहाँ पे हॉबिन है। लेकिन हॉबिन बुद्धू को याद ही नहीं था जो बोमी उसके साथ काम करती है हॉबिन उससे 3 साल पहले मिल चुका है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे बोमी अब भी हॉबिन को बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है मैं कौन हूँ हॉबिन? बोमी खुद से सवाल कर रही होती है आखिर 3 साल बाद भी वो हॉबिन को भूली क्यों नहीं, और उसकी फीलिंग्स आज भी हॉबिन के लिए वैसी क्यों है जैसे पहले हुआ करती थी। हॉबिन जो बोमी के ऊपर होता है, बोमी उसका कॉलर पकड़ के उसको नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है और कहती है मुझे जवाब दो, मैंने तुमसे पूछा क्या मैं तुम्हें याद हूँ या फिर नहीं। ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा पास आ चुके होते हैं, लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ बाहर बारिश हो रही होती है और रूमी अपने ऑफिस में कुछ खाना बना रही होती है अपने दोस्तों के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया। पर इतने में ही रूमी को बाहर से आवाज आती है और वो देखने जाती है बाहर कौन है। दरअसल बाहर गुलाबी बालों वाली ग्योल खड़ी होती है जो बारिश में भीग रही है और एक ही चप्पल पहनी है। साफ पता चल रहा है ये भागती भी यहाँ पे आई है क्योंकि इसके पैर से खून भी निकल रहा है, और रूमी को कहती है तुम, मेरा मतलब रूमी, मेरी मदद करो, वेंगा काफी देर से घर नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ बोमी अब भी हॉबिन से पूछ रही होती है मुझे जवाब दो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? लेकिन इतने में ही हॉबिन का फोन बजने लगता है। बोमी उसको कहती है तुम्हें किसी जरूरी इंसान का कॉल आ रहा होगा, उठा लो। बट हॉबिन का इस पल फोन उठाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको तो ये जानना है अब बोमी और उसके साथ आगे क्या होगा। इन दोनों के बीच का मौसम काफी ज्यादा रंगीन हो चुका होता है, कम से कम बोमी को तो यही लग रहा था। लेकिन हॉबिन अचानक से उसके नीचे से उठ के अपना फोन चेक करके कहता है एक सेकंड बोमी, मैं जल्दी से फोन चेक करके इसको साइलेंट कर देता हूँ, तुम वहीं पे रहो जैसे हो अभी। बोमी बेचारी उसी पोजीशन में मूर्ति बन के रह जाती है हॉबिन का इंतजार करते हुए। पर हॉबिन फोन में कुछ ऐसा देखता है जिससे वो हैरान हो जाता है, लेकिन बोमी उसको बोल रही होती है क्या तुमने अब तक फोन साइलेंट नहीं करा? हॉबिन की आंख में हल्के से आंसू होते हैं और कहता है बोमी क्या तुम इसके लिए मुझसे नफरत करोगी अगर मैं कहूंगा मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है? दरअसल हॉबिन को रूमी का कॉल आया है और रूमी ने ग्योल के बारे में उसको बताया। हॉबिन अपने ऑफिस में आके देखता है गुलाबी बाल वाली ग्योल यहाँ पे सो रही है। सारी बात हॉबिन को बता दी गई है कि वेंगक घर नहीं आ रहा है, इसलिए ये इतनी ज्यादा परेशान है। रूमी बताती है ये मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करती है, लेकिन आज इसने मुझसे पहली बार कहा प्लीज मेरी मदद करो, और पुलिस के पास भी जाना इसने सही नहीं समझा, सीधा हमारे पास आई। इसके बाद रूमी बताती है लास्ट बार उसने वेंगक को स्टूडियो में देखा था, लेकिन जैसे ही रूमी वेंगक के फोन में गाना सुनना खत्म करती है तो वेंगक और बाकी के सब लोग वहाँ से गायब हो गए थे। रूमी को लगा था उसके साथ प्रैंक हो रहा है, लेकिन उसने सोचा था वेंगक को पता है हॉबिन को ऑफिस कहाँ है, इसलिए कम से कम वो अपना फोन तो वहाँ पे लेने के लिए आएगा। वेंगक जहाँ पे काम करता है, रूमी ने वहाँ के स्टूडियो वालों को भी कॉल करा, लेकिन सबने मना कर दिया, हमें नहीं पता वेंगक कहाँ है। प्यारी ग्योल को शक होने लगता है कहीं स्टूडियो वालों ने वेंगक के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। स्नैपर जवाब देता है ग्योल
आजकल ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई मूवी नहीं चल रही है। हॉबिन कहता है इसके बारे में बात करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें जल्दी से इसके बारे में रिपोर्ट करनी होगी पुलिस को। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे वैंगक है। 244 मस्त करके यहाँ पे मीट खा रहा होता है और वैंगक को कहता है तुझे क्या लगता है जिन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है उनके साथ क्या होता है, क्या वो सच में मिलते हैं? मेरे पास तेरे लिए कुछ फन फैक्ट्स हैं। तुझे पता है पहले के टाइम पे लोग किसी को ड्रम में भर के मार देते थे, वो ड्रम के अंदर कंक्रीट भर के उसको पानी में फेंक देते हैं। लेकिन तुम पूछोगे अगर आसपास समुद्र न हो तो फिर वो क्या करते हैं? ऐसे में वो किसी सुनसान पहाड़ में उस ड्रम को दफना देते हैं या फिर उन्हें जला देते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई हादसा होगा। लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड तो ये है मरे हुए जानवरों वाली कार में किसी को डाल दो और उस पूरी कार को या फिर वैन को जला डालो। लोगों का निपटारा करने का तरीका इतिहास के साथ लगातार बदलता रहा है। और अब तेरे लिए एक क्विज है, तो बता आजकल लोगों को कैसे ठिकाने लगाया जाता है? तू इस बारे में क्या सोचता है? मैं तुझे बताता हूँ। 5 मिलियन वॉन की सुपारी देके तो किसी को निपटवा सकता है। तू पूरी दुनिया से किसी भी कातिल को हायर कर सकता है या फिर अपने ही कंट्री के अंदर से किसी को ये काम करने के लिए बोल सकता है या फिर किसी ऐसे से ये काम करा सकता है जो पुलिस के हत्थों आसानी से न चढ़े, जैसे कि वो लोग जिनका घर परिवार दोस्त कुछ भी नहीं है। क्या तू जानना चाहता है ऐसे लोगों को हायर कैसे करते हैं? दरअसल ऐसे लोगों को ढूंढना ही मेरा काम है। मेरे क्लाइंट्स मेरे पास काली दुनिया की गहराइयों से आते हैं। अगर उन्हें अश्लील वीडियोस चाहिए तो मैं उन्हें देता हूँ। अगर वो किसी को निपटाना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए बंदा भी मैं उन्हें ढूंढ के देता हूँ। और इस तरीके के काम इंटरनेट में जहाँ पे होते हैं उसको कहा जाता है डार्क वेब। बट वैंगक कहता है अपना मुंह बंद कर हरामजादे। 244 बाहर जाते हुए कहता है ये सच में बहुत निराशाजनक बात है। मुझे लगा था तू काफी ज्यादा डरेगा इस चीज से कम तुझे चीखना चिल्लाना तो चाहिए था। ये कहकर 244 इस जगह से बाहर आ जाता है जो कि एक कंटेनर है और उसके बाहर आते ही इस कंटेनर पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिरता है और कंटेनर चकनाचूर हो चुका है, पिचक चुका है, यानी कि जो भी अंदर होगा निपट चुका होगा। 244 अपने मन में कहता है चलो ठीक ही है, वैसे भी मैं उस कंटेनर से पीछा छुड़वाना चाह रहा था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन लोग पहुंच चुके होते हैं पुलिस स्टेशन वैंगक की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। लेकिन पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर देता है क्योंकि वैंगक को गायब हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए। ऊपर से वैंगक ना ही पागल था ना ही मतलब तबीयत उसकी खराब थी, इसलिए पुलिस वाले कम से कम अभी ये मान रहे होते हैं कि वैंगक खुद से कहीं बाहर घूम रहा होगा, खुद घर आ जाएगा वापस। लेकिन ये लोग कहते हैं वैंगक बिना कुछ बताए गायब हुआ है, अगर वो कहीं गया होता कम से कम बताता तो। पुलिस वाला दोबारा कह देता है उसे अपनी जिम्मेदारियों से शायद थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होगा, इसलिए चला गया होगा शांति की सांस लेने। पुलिस वाला इन लोगों से पूछता है क्या उसका कोई दुश्मन था, क्या कोई उसे मारना चाहता था, लेकिन हॉबिन लोगों को इस बारे में भी नहीं पता। रूमी चिल्ला के कहती है आप रिपोर्ट लिखो ना, उसको ढूंढ लो। लेकिन पुलिस वाला कहता है आप थोड़ा शांति से बात करो, हम 24 घंटे बाद ही किसी की रिपोर्ट लिख सकते हैं। पुलिस वाला इन लोगों से एक तरीके से परेशान हो चुका होता है क्योंकि ये मान नहीं रहे, इसलिए इन्हें बताता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, एंड में यही निकलता है कि वो लोग घूम रहे होते हैं कहीं, उन्हें बस अकेले टाइम चाहिए होता है, इसलिए रिलैक्स करो और घर जाओ। लेकिन गर्ल चिल्ला के इस पुलिस वाले को कहती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें छोड़ के चले जाए और कभी वापस न आए। लेकिन किसी के गायब होने के 24 घंटे से पहले पुलिस वाला रिपोर्ट तो फिर भी नहीं लिखने वाला। स्नैपर को ये बात पता है, इसलिए कहता है इसमें पुलिस की गलती नहीं। रूमी भी ग्योल को शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ग्योल कहती है अगर वैंगक नहीं मिला तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। इस बात के लिए हॉबिन उसको डांटता है और हिम्मत देता है तुम्हारे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलने से ऐसा थोड़ी कि वैंगक एकदम से यहाँ पे आ जाएगा। पर ग्योल को इसकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो हॉबिन को ही मिडिल फिंगर्स दिखा देती है। हॉबिन कहता है ये सच में पागल है, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन इतने में ही रूमी अपने स्टूडियो के मालिक का कार्ड देख के कहती है शायद ये हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ये सब एक जगह पे बैठ के स्टूडियो के मालिक का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि है 244। 244 यहाँ पे आते हुए कहता है अच्छा तो सब यहीं पे है। हॉबिन कहता है माफ करना आपको ऐसे अचानक से कॉल करने के लिए, लेकिन ये एक इमरजेंसी है। चिंता मत करो, रूमी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है। उसने बताया हमारे स्टूडियो का यंगेस्ट मेंबर वैंगक कहीं गायब हो चुका है और तुम उसकी छोटी बहन अभी क्योंकि काफी ज्यादा छोटी हो तो तुम्हें जरूर उसकी चिंता हो रही होगी। वैंगक के बारे में स्टूडियो वालों को भी नहीं पता और पुलिस कह रही है शायद वो खुद से बाहर गया होगा। हाँ सही कहा, मैंने आपको कॉन्टेक्ट करा ताकि शायद आपको कुछ पता हो तो आप बता दो। देखो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूँ। हॉबिन खुश होके कहता है क्या
तुम्हें कुछ पता है, हमें छोटी से छोटी जानकारी भी काफी ज्यादा काम आ सकती है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताता हूँ, मैंने वैंगक को मार डाला। ये सुन के हॉबिन लोग सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन 244 एक बार फिर से कहता है, मुझे लगता है मैंने काफी साफ शब्दों में कहा है, मैंने उसे मार डाला। इससे पहले कि हॉबिन लोग और ज्यादा हैरान होते, इन सबको बाहर दरवाजे में वैंगक दिखाई देता है। हॉबिन 244 को कहता है, तो फिर वो कौन है? गुलाबी ग्योल बंदरों की तरह वैंगक को देख के भाग के उसके पास जाती है और जंप करके उसके गले लिपट जाती है। ग्योल काफी ज्यादा रो रही होती है, लेकिन वैंगक की नजर उस पे नहीं बल्कि होती है 244 पे। लेकिन वैंगक आखिर सही सलामत कैसे है ये जानने के लिए हम पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे 244 ने वैंगक को एक कंटेनर के अंदर किडनैप करके रखा था। वैंगक 244 को कहता है, आराम चाहते भाड़ में जा। 244 बाहर जाते हुए इस बात का अफसोस कर रहा होता है, मरने से पहले ये चिल्लाया भी नहीं। लेकिन इसी पल वैंगक इसको कहता है जो हमें पहले नहीं दिखाया गया था, तुझे क्या लगता है चीजें हमेशा ऐसी ही रहेंगी? तुझे लगता है हर चीज तेरे काबू में रहेगी, है ना? चाहे कुछ भी हो, तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे ये पता है, क्योंकि मैं भी पहले यही सोचता था। लेकिन तू इंतजार कर, हॉबिन जरूर तुझे अपना जल्दी ही टारगेट बनाएगा। अब तूने ये बात कर ही दी है तो हॉबिन और तू आजकल काफी ज्यादा करीब हैं, है ना? मैं सोच रहा हूँ कहीं आगे चल के ये कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुझे जाने दूंगा। हॉबिन का नाम लेने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया वैंगक, तूने मुझे बचा लिया। बट वैंगक आजाद होते ही इसके एक मुक्का मारने वाला होता है और कहता है, आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है? 244 अपनी जगह से हिलता भी नहीं और कहता है, या तुझे ग्योल की चिंता नहीं है? तुझे अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए। तुझे ये दूसरी जिंदगी मिली है जिसका शुक्रगुजार तुझे हॉबिन का होना चाहिए। अब यहाँ से जा और हॉबिन को मेरे बारे में कुछ अच्छा बता। ऑब्वियसली वैंगक का पंच इसके फेस से पहले ही रुक चुका है। 244 इसका पंच पकड़ के इसके बिल्कुल पास आके कहता है, और हाँ, इसको अपनी आखिरी चेतावनी समझियो, अगर तूने मेरे काम में दोबारा टांग अड़ाई तो मैं तेरे घर में एक मुर्दा भेजूंगा, और वो मुर्दा तेरी बहन का भी हो सकता है। इतने में 244 का एक बंदा जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती, वो 244 को कहता है, क्या मैं इसको मार दूं? क्या कोई दिक्कत है? 244 कहता है, नहीं, ये चीज मेरे प्लान के लिए खराब हो सकती है। और इसी के बाद ये कंटेनर से बाहर आया था और कंटेनर में ऊपर से कुछ गिरता है जिससे कंटेनर तबाह हो गया था, लेकिन वैंगक को इसने आजाद कर दिया था इससे पहले। प्रेजेंट मोमेंट में लगातार ग्योल वैंगक से पूछे जा रही होती है और कहती है, तुम कहाँ थे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, हरामजादे, मुझे जवाब दे। और तेरे कपड़ों में ये खून क्यों लगा है? तू सिर्फ तभी मर सकता है जब मैं तुझे इजाजत दूं। वैंगक अपनी बहन से माफी मांगता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अपने मन में कहता है, 244 ये खतरनाक है, सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ किसी भी तरीके से खुद को इन्वॉल्व करना मेरे लिए और ग्योल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी यही ठीक रहेगा कि मैं इससे दूर रहूं। ये एक ऐसा इंसान है जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलौनों की तरह खेलता है। मुझे माफ करना हॉबिन, तुम मुझे कायर बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो मैं मतलबी हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी ग्योल है। दूसरी तरफ 244 बताता है, ये तो एक प्रैंक था जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा था, यानी कि जो वो बोल रहा था कि मैंने उसको मार दिया है। हॉबिन कहता है, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया, लेकिन सच बताऊं मुझे लग ही रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ही वैंगक ग्योल को कंधे में उठा के यहाँ से जाने लगता है। ग्योल चिल्ला के वैंगक को कहती है, हरामजादे, तू यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा? कम से कम इन लोगों को थैंक्स तो बोल, इन्होंने तुझे ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत करी है, खासकर रूमी ने बहुत ज्यादा मदद करी। इतने में रूमी भी पीछे से कह देती है, क्या तुम जा रहे हो? जाने से पहले कम से कम खाना तो खा के जाओ। अब वैंगक से रहा नहीं जाता, उसका मन कर रहा होता है कम से कम रूमी को वो ये तो बता दे जिसके साथ वो काम कर रही है उसकी असली पहचान क्या है। इसलिए वो रूमी के कान के पास आता है और हल्के से कहता है, रूमी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम उस बंदे को जानते हो ना जिसकी स्टूडियो वाली बिल्डिंग है? तुम्हें पता है असल में वो। पर इतने में ही वैंगक को आवाज आती है। 244 हॉबिन को कहता है, बाय द वे हॉबिन, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अभी 244 की वॉइस अचानक से बदल चुकी होती है। हॉबिन ने ये चीज नोटिस भी कर ली होती है। 244 अपनी असली आवाज में कहता है, दरअसल सच बात यह है, मैं हूँ 244। माफ करना, मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता था, मुझे बस सही वक्त नहीं मिला तुम्हें ये बताने का। बाय द वे मैं ही 244 हूँ, मैं वही बंदा हूँ जिसे तुझे अपना अगला टारगेट बनाना है। वैंगक हैरान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा आखिर इसने खुद ही क्यों बता दिया। हॉबिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए एक टाइम आउट मांगता है, जैसे कि बच्चे किसी गेम के बीच में मांगा करते हैं। और इसकी टीम के चारों चंगू मंगू नंगू आपस में बैठ के बातें करते हैं इस बारे में। इन्हें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा होता वो 244 है, और अगर है तो उसने बताया क्यों। ग्योल कहती है,
इसका मतलब रूमी 244 की गर्लफ्रेंड है। रूमी कहती है अबे सालो ऐसा कुछ नहीं है। हॉबिन कहता है कि मैं उससे फाइट करूं क्योंकि मेरे को मेरी मदर के कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर लेने के लिए इससे फाइट करनी पड़ेगी। बट अभी 244 से फाइट करने का जस्टिफिकेशन हॉबिन के पास बिल्कुल नहीं, इसलिए हॉबिन डिसाइड करता है वो खुद ही 244 से जाके पूछेगा आखिर तुझे चाहिए क्या बे। और जब हॉबिन 244 से ये पूछता है तो 244 अपनी पोटली से कुछ पेपर्स निकाल के कहता है क्या मुझे क्या चाहिए? वैसे कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन अभी मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? ये है तेरा तोहफा नंबर 1। उम्मीद करता हूँ तुझे ये पसंद आएगा। हॉबिन ये सारे पेपर्स ठीक से देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ शोंगजुन भी अपने ऑफिस में कुछ मिसिंग पेपर्स को ढूंढ रहा होता है और पागल हो रहा होता है क्योंकि उसे वो मिल नहीं रहे हैं। इतने में ही उसे एहसास होता है ये जरूर 244 का काम है। शोंगजुन तो वो पेपर गुम होने से काफी ज्यादा पगला चुका है, लेकिन दूसरी तरफ 244 हॉबिन को कहता है ये तुम्हारी मदर वाले कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल पेपर्स हैं। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही एक्सजे कंपनी को टारगेट कर रहे थे, है ना? लेकिन अब तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक ये असली पेपर्स तुम्हारे पास हैं। कांग्रेट्स हॉबिन, अब शोंगजुन के पास ऐसा कुछ नहीं जो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। हॉबिन को समझ नहीं आता इतनी जरूरी चीज आखिर इसने हॉबिन को क्यों दे दी और अपने मन में कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये चाहता क्या है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और यार सच में ये मानवा वन ऑफ द बेस्ट मानवाज में से एक है जो मैंने अब तक देखी है, क्योंकि लुक किस्म की ही तरह इसमें भी दुनिया की रियलिटीज के बारे में काफी कुछ बताया गया है। खैर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।